हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने अपवर्तनांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में चर्चा की थी थोड़ी सी। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के अपवर्तनांक एक ऐसी राशि है जो अकेले माध्यम के लिए परिभाषित नहीं है, इसे हमेशा पेयर में अथवा जोड़े में ही परिभाषित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इससे हमको कि पानी का अपवर्तनांक क्या है तो मैं बता नहीं सकता, तो मुझे बताना होगा कि किसके सापेक्ष। तो बिना सापेक्ष बताए मैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक नहीं बता सकता। तो इसलिए इस कारण हमने इस अपवर्तनांक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्योंकि अधिकतर जो हम सापेक्ष अपवर्तनांक जो बताते हैं किसी का भी वो वायु के सापेक्ष। तो हमने कहा कि जो अपवर्तनांक किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष मापा जाए वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, और वायु के अलावा जो किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष मापा जाए उसे हमने सापेक्ष अपवर्तनांक कहा। और हमने पढ़ा कि अगर हमें माध्यम के बारे में नहीं बताया, जैसे मैं कहता हूँ पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि किस माध्यम के सापेक्ष बताना है, तो हमें पता है कि हमें किसके सापेक्ष मानना है बेटा, वो हमें वायु के सापेक्ष मानना है। ठीक, तो इस पर हमने चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया कि जो अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन होती है, ठीक, जैसे आप सुनेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक, ठीक ठीक की डेफिनेशन क्या, वायु प्रकाश का वेग बटे माध्यम प्रकाश का वेग, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की है। और सापेक्ष अपवर्तनांक या किसी भी अपवर्तनांक को क्या होगी, जैसे n/1 क्या कहलाएगी, ठीक, माध्यम 1 में प्रकाश का वेग डिवाइड बाय माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, या आप कह सकते हो कि, ठीक है ना, आप कह सकते हो इसे n/y, क्लियर। तो जैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या, C/V। वाटर का अपवर्तनांक क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी का अपवर्तनांक गिलास के सापेक्ष क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। पहले देखो ये वो है जिसमें किरण आ रही है और ये वो है जिससे किरण होकर आ रही है, तो ये दूसरे वाला और ये पहले वाला। तो क्या होता है, पहले माध्यम का पहला कौन सा अपना पीछे वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक। अब जब कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। क्वेश्चन क्या है, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया जाता है, इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसा आपको क्वेश्चन दिया है कि कांच का जो अपवर्तनांक है, ठीक, कांच का जो अपवर्तनांक है 3/2, और जो वाटर का अपवर्तनांक, पानी का जो अपवर्तनांक है वो आपका 4/3, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि कांच का अपवर्तनांक बताओ पानी के सापेक्ष, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन इसे आप कैसे करोगे, या वाटर का अपवर्तनांक बनाओ कांच के सापेक्ष, क्लियर। पॉज करो, थोड़ा कोशिश करो सॉल्व करने की। तो आपको पता है कि NGW क्या होगा, ठीक है, इसमें लिखा कि NW क्या n, ठीक, अभी लिखा n/2 क्या, n/2/n, तो ये क्या होगा Ng/n, मतलब जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसका भाग डालो, उससे डिवाइड कर दो। जैसे आपके गिलास का पूछा जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर वाले अपवर्तनांक से क्या कर दो, उसे जिसके रेस्पेक्ट में पूछ जाए, जिसके सापेक्ष में पूछ जाए उसके अपवर्तनांक से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा Ng, अब Ng कितना दिया बेटा आपको, Ng कितना दिया 3/2, वाटर कितना दिया बेटा 4/2, तो आपको यहाँ से NGW कितना आ गया 3/2 इंटू 3/2 कितना होगा 9/2। अब मैं आपसे पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बोलो बेटा, एक चीज देखो यूनिट क्या होगी। अरे यार यहाँ पर ऊपर भी वेग और नीचे भी वेग,
तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी, कैसी यूनिटलेस। तो अब हम मात्रा, ये कैसे राशि मात्रा ही, इसका कोई मात्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना अपवर्तनांक एक कैसी राशि, मात्रा ही राशि। इस तरीके से अगर आपको क्या निकाले एन डब्ल्यू, तो क्या बताया मैंने, जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष होता है ना, कांच के सापेक्ष, उससे भाग कर एन डब्ल्यू डिवाइड बाई एन। तो एन डब्ल्यू डिवाइड बाई एन जी कितना होगा, एन डब्ल्यू कितना आपका 4/2 और एन जी कितना आपका 3/2, कितना गए 8/9 मात्रा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आप ध्यान रखिए, ठीक। इस तरीके से कोई सिंपल क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है जैसे कि भाई किसी माध्यम में आपको प्रकाश का वेग दिया है, ठीक। जैसे आपसे कहा गया कि भाई जो कांच है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि कांच में, क्वेश्चन लिख देना चाहिए, कांच में प्रकाश का जो वेग है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन है, किसी कांच में प्रकाश का वेग कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या हुआ, आपको एन की कैलकुलेशन करनी। तो बेटा यहाँ पे हमें ये नहीं बताया किस माध्यम के सापेक्ष निकालना है, जो आपको ये नहीं दिया हुआ किस माध्यम के सापेक्ष निकालना, तो समझ जाना कौन सा माध्यम है, वायु वाला निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या डेफिनेशन है, वायु में प्रकाश का वेग c डिवाइड बाई माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आपको माध्यम में क्या हुआ है, तो एन जी इक्वल टू क्या हुआ। अब आप जानते हो कि वायु प्रकाश का वेग क्या होता है, कितना होता है, वायु में लाइट कितनी वेलोसिटी से मूव करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। ये लाइट की वेलोसिटी डिवाइड बाय आपको माध्यम में वेलोसिटी दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 मात्रा। बोलो समझ आया नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हुए हो तो आप कर सकते हो। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। बताओ पानी प्रकाश का वेग क्या होगा, तो इसमें क्या है, c डिवाइड बाई v। सो दिस इम्प्लाई vw इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइड बाई n। c आ होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई n कितना 4/2। तो कितना आ गया 9/8, तो 9/4 × 10⁸ मीटर। तो कितना आ गया 4/2 और ये आपका 2.25 हो गया 10⁸ मीटर। तो आपसे कुछ भी इस तरह क्वेश्चन दिए हो तो आप अपवर्तनांक पर संबंधित ऐसे क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। ये देखो अब एक चीज हो, जैसे आप देख रहे हो कि किसी माध्यम का अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है n = c डिवाइड बाई v, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो n है तो n डायरेक्टली 1/2 बोलो है, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा, और जो v है v इक्वल टू क्या होते हैं, न्यू लैम्डा। v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। अब आपको मैंने एक चीज बताई बेटा, ध्यान होगा आपको, परावर्तन में मैंने डिस्कस किया था कि जैसे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अगर मैं यहाँ पर राशि लिखूं कौन सी, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य, और तो यहां पर इसकी तीव्रता आई होगी या कुछ और होगी, शायद कुछ और होगी, मैं कह रहा हूं आई, क्योंकि तीव्रता बदल जाती है, मैंने आपको बताया हुआ आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था मैंने। दूसरा वेग बदल जाता है, नहीं बदलता, बदल जाता है, कम हो जाता है माध्यम में। यही प्रकाश के अपवर्तन कारण बताऊं
वेग में जो परिवर्तन है यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। ठीक, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, कौन सी चीज बदलती है? आवृत्ति बदलती नहीं। तो ये चीज तो आपको क्या हुई, अपवर्तन में ये चीज तो कांस्टेंट होती है, वो होती नहीं। तो इसका मतलब वेग डायरेक्टली क्या हो गया, लैम्डा। वेग बढ़े, वेग चेंज, वेग कम होगा तो लैम्डा क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से क्या रिलेशन है अपना कि n डायरेक्टली 1/v डायरेक्टली 1/लैम्डा, दोनों बड़े को v डायरेक्टली लैम्डा। तो कह सकता हूँ कि n डायरेक्टली क्या 1/लैम्डा, दोनों क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी माध्यम, तो मैंने स्नेल्स का नियम लिखवाया था, मैंने एक वर्ड बोला ध्यान होगा, किन्हीं दो माध्यम और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यम और एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह जो अनुपात होता है वो नियत होता है, और वो नियत किस द्वारा होता है, n द्वारा, अपवर्तनांक द्वारा। तो इसका मतलब जो अपवर्तनांक का जो मान है वो फिक्स रहता है किसके लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए। अलग रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान क्या हुआ, बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने से अलग रंग के प्रकाश के लिए बदल जाएगा। तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो आप यहां से क्या बोल रहे हो, ठीक, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो लैम्डा जितना बड़ा होगा अपवर्तनांक उतना ही छोटा होगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मान पाती है। अब देखो आपकी जो लाइट होती है, लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं आप सब लोग जानते हैं, V I B G Y O R। ये आपका रेड कलर और ये आपका वायलेट, से हम क्या बोलते हैं, बैंगनी, वायलेट बैंगनी। तो बेटा अगर हम इसको कहें कि इनकी तरंग दैर्घ्य कम क्या, तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, छोटी, इसकी तरंग दैर्घ्य और बड़ी, इसकी थोड़ी सी और बड़ी, इसकी और बड़ी, इसकी इससे बड़ी, इसकी और बड़ी, और रेड के लिए क्या होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी। ठीक, तो जो रेड कलर होता है तो रेड के लिए तरंग दैर्घ्य वो क्या सबसे बड़ी, तो रेड के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी और वॉयलेट के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो लैम्डा है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, जो लैम्डा आर है वो ग्रेटर किससे, लैम्डा वी से। इसको मतलब जिसका लैम्डा होगा उसका एन छोटा, तो एन आर छोटा किससे, एन वी से। तो आपसे पूछे कि किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगी, ठीक, किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक जो हम निकालते हैं, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसका मान रेड रंग के लिए ज्यादा आएगा, बैंगनी रंग के लिए ज्यादा आएगा। तो आप कह सकते हो बेटा किस रंग के लिए ज्यादा है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, उस माध्यम का ज्यादा होगा, और लाल रंग के लिए इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम। क्लियर। ठीक, तो जितना मैंने पढ़ाया इस सब चीज को अपने वर्ड में नोट कीजिए। और बेटा कभी कभी एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी लोग पूछ लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, मतलब प्रकाश मुड़ता क्यों। तो एक्चुअल में आप ऐसे समझो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जब प्रकाश इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर माध्यम के लिए विद्युत तो जो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग है वो इस फॉर्म में दिया था, √1/μh। इस चिन्ह को बेटा म्यू बोलते हैं और ये एप्सिलॉन होता है, और आपको ज्यादा घटाने की जरूरत नहीं कि ये म्यू और एप्सिलॉन क्या है, ये आप समय के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाले पार्ट में पढ़ो। तो ऐसे समझो बस ये चुंबकीय गुण है और ये विद्युतीय गुण है। तो हर माध्यम के लिए विद्युतीय गुण अलग होता है और चुंबकीय गुण अलग होता है। तो विद्युतीय और चुंबकीय गुण अलग होने के कारण हर माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा, अलग होगा।
तो जिसके कारण इस माध्यम में प्रकाश का वेग अलग होगा, क्योंकि इस माध्यम का विद्युतीय चुंबकीय गुण अलग है और इस माध्यम में प्रकाश का वेग अलग होगा। तो जब वेग में परिवर्तन होगा तो आप देखो नॉर्मल लाइट से आप जोड़ सकते हो। हम ऐसे मानते हैं कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो हमें अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। अचानक हम किसी एक साइड में बहुत तेज स्पीड से भागते हैं तो अचानक हमें कहीं मुड़ना पड़ जाए तो हमें अपनी स्पीड में जरा सा को चेंज लाना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक, तो जैसे ही इस माध्यम से इस माध्यम में एंटर हुआ तो इसको वेग में चेंज करना पड़ा और वेग में चेंज करने के लिए इसको मुड़ना पड़ेगा। अब वो जैसे मान लीजिए अब वो प्रकाश की जो किरण है ये अभिलंब की ओर भी मुड़ सकती है, और अगर देखो नॉर्मल पाथ ये होता, अगर ये माध्यम चेंज है तो प्रकाश की इस वाले पाथ का अनुसरण करती है, बट वास्तव में क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण को अपना पाथ चेंज करना पड़ रहा है, माध्यम चेंज तो मुड़ना पड़ रहा है। तो ये मुड़ना है, ये मुड़ना दो तरीके से होता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ सकती है और अभिलंब से दूर भी मुड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है। तो यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल से सघन, तो पहले अब मैं चर्चा करूंगा विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। बेटा विरल को इंग्लिश में हम रेयर बोलते हैं और सघन को डेंस। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा हल्की से चर्चा कर लेते हैं विरल और सघन पर। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए ये कहना कि मैं गोरा हूं या काला हूं आप नहीं बता सकते, बाई कंपेयरिंग आप बता सकते हो कि सर इसकी तुलना में आप गोरे और इसकी तुलना में आप काले। ठीक है, तो जैसे गोरा और काला सापेक्ष में बताए जाते हैं, अपवर्तनांक के बारे में डिस्कस किया, वो किस तरह से सापेक्ष बताया जाता है, वेग स्थिति ये सब किस तरह से सापेक्ष बताते हैं। ऐसे ही अगर मैं कोई पर्टिकुलर माध्यम ले लूं, कोई पर्टिकुलर पानी, तो पर्टिकुलर माध्यम पानी विरल है या सघन है मैं नहीं बता सकता। तो किसी माध्यम के बारे में ये विरल माध्यम है सघन माध्यम हम नहीं बता सकते। कोई माध्यम विरल है या सघन है ये हमेशा सापेक्ष में ही बताया जाएगा। ठीक है ना, अकेले माध्यम के बारे में हम विरल सघन नहीं कह सकते। तो हमसे पूछ जाएगा किसके सापेक्ष होता है, तो एक्चुअल में इसे हम लोग समझने के उद्देश्य से ये मान लेते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश, जिस माध्यम का घनत्व कम होता है वो माध्यम विरल होता है, और जिस माध्यम का घनत्व क्या होता है ज्यादा होता है वो सघन होता है। जैसे वायु और पानी, वायु के कण क्या होते हैं दूर दूर होते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है कम होता है, और पानी के जो कण वो क्या होते हैं पास पास होते हैं तो वो सघन होता है। तो वायु और पानी में संबंधित है, वायु विरल माध्यम और पानी सघन माध्यम। अगर मैं पानी और कांच की बात करूं तो पानी लिक्विड है, द्रव है, और कांच ठोस है। तो लिक्विड में कण इतने पास नहीं होते, उसके कंपेयर में दूर होते हैं, और ठोस के निर्माण के दौरान जो उसके पार्टिकल जो कण है वो क्या होते हैं पास पास जाते हैं। तो पानी और कांच में पानी विरल है और कांच सघन है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा एक टर्म होती है अपवर्तनांक, हमने पढ़ी। एक्चुअल में विरल और सघन माध्यम का जो रिलेशन करते हो अपवर्तनांक करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक बड़ा होगा, मतलब n जितना छोटा होगा, दो माध्यमों में जिसका n छोटा होगा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक छोटा होगा, ठीक है, ध्यान रखना जिस माध्यम का अपवर्तनांक छोटा होगा वह माध्यम क्या होगा विरल, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा बड़ा होगा वह माध्यम क्या होगा सघन। तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो सघन और अपवर्तनांक कम है तो विरल। ठीक है, तो इसलिए ठोस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है द्रव माध्यम से ज्यादा होता है, तो इसलिए ठोस को हम सघन कहते हैं और विरल को लिक्विड को विरल कहते हैं। ऐसे ही पानी और वायु में पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है और वायु का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु को विरल और पानी सघन। अगर मैं आपसे वायु का अपवर्तनांक कितना होगा तो देखो वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो वायु अपना अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में आप बताइए अपने सापेक्ष, तो c/c होगा। वायु प्रकाश पहला माध्यम क्या है वायु के सापेक्ष, अगर वायु का अपवर्तनांक तो वायु के सापेक्ष होता है तो c/c क्या होता है, ध्यान रखना वायु का जो अपवर्तनांक है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होता है।
वायु का अपर्तनांक 1 होता है, पानी का 4/3 होता है, कांच का 3/3 होता है। अगर आपसे कहा जाए कि अपर्तनांक लिखिए तो n एयर 1, n वाटर 4/3, यूनिट लाइसासी मात्रा की, और n गिलास कांच, कांच का कितना हो 3/3। क्लियर? चलो, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि विरल और सघन क्या होता है। अब मेरा डिस्कशन ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मैं कहता हूं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसमें थोड़ा चर्चा करते बेटा हम लोग। इधर देखिए, ये आपकी पृथक्कारी पृष्ठ है, जो काल्पनिक रेखा पृष्ठ होता है, ये दो माध्यमों को अलग रखिए। ऊपर वाला माध्यम विरल है, एग्जाम्पल के लिए विरल है तो इसका अपर्तनांक मानिए n, नीचे वाला माध्यम सघन है, इसका अपर्तनांक n। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं कि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में, जब वो इस पृष्ठ पर पड़े तो यहाँ पे अविलंब, तो बेटा मैंने आपको कहा कि विरल से सघन में जाती तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, ये काम है अविलंब की ओर, इस तरीके से मुड़ जाएगी। एक्चुअली में इसका पथ वास्तव अगर ये नहीं मुड़ती, माध्यम चेंज नहीं होता तो ये ऐसे जाती है, ये इसका एक्चुअल पथ होता, बट वास्तव में मुड़ रही है तो इसका ये अविलंब कर मुड़ रही है। इस तरीके से हम कहते हैं विरल से सघन में जाने पर अविलंब कर मुड़ रही है। ऐसे क्यों मुड़ रही है, अब इसका रीजन हम देखते हैं बेटा। ये एंगल मैं कर रहा हूँ, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी अपवर्तन होगा, जब भी अपवर्तन होगा तो स्नेल्स के नियम का पालन होगा। बोलो होगा इनको, जब भी अपवर्तन होगा तो स्नेल्स के नियम का पालन होगा। तो अगर मैं स्नेल्स के नियम लगाऊं तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स के नियम अनुसार, बेटा स्नेल्स के नियम अनुसार मैं क्या कहूंगा, माध्यम क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक कौन की दिया n1 * sin i इक्वल टू क्या बात, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 कौन की दिया कितना sin। तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या n/y। बोलो है। अब देखो मैंने आपको बताया कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, बड़ा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक छोटा। तो अगर वेट से कहा जाए कि n2 और n1 में से बड़ा तो होगा h n2 ग्रेटर देन से n1 से। बोलो है कि n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 से बड़ी होगी, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जब n2 ग्रेटर देन n1 तो n2 डिवाइड बाय n1 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1 से ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि n2 डिवाइड बाय n1 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी। तो दिस इंप्लाई sin i अपॉन sin r ग्रेटर देन क्या होगा 1। सो दिस इंप्लाई sin i ग्रेटर देन sin। बोलो क्लियर? तो यहां से क्या गया, अब मुझे बताइए साइन में जितना एंगल बड़ा होता है, साइन में वैल्यू क्या होगी इतनी बड़ी। तो इसका मतलब ये बड़ा एंगल होना चाहिए कि साइन 30 छोटा होता है, साइन 45 बड़ा होता है, साइन 60 से बड़ा होता है। तो छोटा एंगल छोटा मान, बड़ा एंगल बड़ा मान। इसका मतलब कि जब साइन में साइन आई की वैल्यू बड़ी तो इसका एंगल क्या होना चाहिए बड़ा। तो दिस इंप्लाई आई ग्रेटर देन आर। तो आई की वैल्यू आर से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा इधर देखो आई की वैल्यू आर से कब बड़ी होगी, इधर देखो ध्यान से। अगर ये करंट नहीं मुड़ती, ऐसे नहीं मुड़ती, सीधे जाती, तो ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल बोलो सेम होता नहीं होता, शीर्षा रूप। तो बट इसके लिए आई क्या होगी आर से बड़ा। तो आई आर से बड़ा कब हो सकता है, ये वैल्यू आर से बड़ी कब हो सकती है, ये वैल्यू आर से बड़ी तब हो सकती है जब इस क्रम किधर मुड़े, इधर मुड़े। तो इसलिए ये वाली जो करण है किधर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं ऐसे समझ आ गई। क्योंकि आई की वैल्यू को क्या होना है, आर की वैल्यू से बड़ा होना है। और आई की वैल्यू आर से कब बड़ी हो सकती है, जब ये करंट इधर मुड़े इधर मुड़े, तो इसको इधर मुड़ना पड़ेगा तभी आई की वैल्यू आर से बड़ी होगी। तो इसलिए जब प्रकाश की किरण कहां से बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इसमें जस्ट अपोजिट देखते हैं बेटा,
ठीक है, जब सघन से विरल में जाए बता वही चीज। ठीक है, ये आपको मैं कह रहा हूँ ये माध्यम आपका सघन है और ये आपका विरल। सघन का अपवर्तनांक मैं n2 ले रहा हूं और विरल का अपवर्तनांक n1 ले रहा हूं। ठीक है, वही चीज आपको प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से, सॉरी सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये आपका अविलंब पे पड़ी। जब ये सघन से विरल में जाएगी तो क्या बताया कि अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो इस किरण का एक्चुअल जो पथ है, वास्तविक जो पथ है वो ये होता। ठीक, बट यहाँ पे तो माध्यम चेंज हो रहा, तो माध्यम चेंज होने के कारण ये प्रकाश किरण क्या होगी, मैं कह रहा हूँ सघन से विरल यानी कि अविलंब से दूर हट जाएगी, इस तरीके से जाएगी। क्लियर, ये वाला एंगल आपका आई है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हुआ। अब देख तो हम स्नेल्स लाइन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स। अब देखो आपको स्नेल्स का नियम ना ऐसे नहीं रखना कि n2/n1 sin है या कौन sin r बराबर n2/n1, गलत तरीका। कैसे याद रखना है, माध्यम का अपवर्तनांक इनटू माध्यम के कोण की ज्या बराबर माध्यम का अपवर्तनांक इनटू माध्यम की ज्या, बस। एंड माध्यम का अपवर्तनांक कोण की ज्या बराबर माध्यम का अपवर्तनांक कोण की ज्या। क्लियर, इस तरीके से याद रखना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक कितना बेटा n2, माध्यम कोण की ज्या कितनी है sin। क्लियर, इक्वल टू क्या होगा, माध्यम का अपवर्तनांक कितना बेटा n1 और कोण की ज्या कितनी माध्यम की r। क्लियर, यहां दिस इंप्लाई sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या होगा n1/n। एच अब आपको पता है एच n2 और n1 में से कौन बड़ा है, अगर मैं कहूँ यहाँ से n2 बड़ा किससे n1 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बड़ा होकर से n1/n2 से n2 चले गए। तो इसका मैं क्या कह सकता हूँ कि n1 बटे n2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 से छोटी, क्योंकि n2 बड़ा n1 से, तो ये बड़ा ये छोटा, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 से कम। अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो ये वैल्यू किसके बराबर है, अगर ये वैल्यू इसके बराबर तो ये वैल्यू 1 से कम है, तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाई हम कह सकते हैं कि sin i अपॉन sin r लेस देन क्या होगा 1 से छोटा। तो यहाँ जब ये 1 से छोटा होगा तो यहाँ से क्या है बेटा, दिस इंप्लाई sin i लेस देन क्या गया sin r प्रोवाइड। जब sin i लेस देन तो आप होता है बड़ा एंगल बड़ा मान, छोटा एंगल छोटा मान, तो ये छोटा एंगल है छोटा मान, तो i लेस देन क्या होगा r, मतलब i की वैल्यू क्या होगी r से छोटी होगी, और i की वैल्यू अगर r से छोटी है तो मतलब r बड़ा होना चाहिए और i छोटा होना चाहिए। तो बच्चों r i से बड़ा कौन हो सकता है, बोलो बेटा कौन हो सकता है r i से बड़ा, r i से बड़ा केवल तब ही हो सकता है जब प्रकाश की किरण किधर पड़े, इधर पड़े। तो इसलिए जो ये प्रकाश की किरण होती है अपवर्तन वाली, अपवर्तन ये अविलंब से दूर रहती है। तो शायद आपको क्लियर हो गया वो ये कॉन्सेप्ट कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर क्यों मुड़ती है और सघन से विरल में जाने पर अविलंब से दूर क्यों हटती है। ठीक है, ये सब चीज़ बेटा आप नोट कीजिए। क्लियर, अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इसमें कि आप हेडिंग बना सकते हो अपवर्तन न होने की शर्त, कि किस कंडीशन पर अपवर्तन नहीं होगा। देखो अपवर्तन न होने की 2 शर्तें हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपको पृथककारी पृष्ठ, अपवर्तन का मतलब मुड़ना कब नहीं होगा, ये आपको पृथककारी पृष्ठ, इस पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी लंबवत। क्लियर, जब प्रकाश किरण ऐसे लंबवत पड़ी तो बेटा अगर मैं यहाँ पर अविलंब की तो ये लाइन क्या होगी अविलंब, और प्रकाश की किरण क्या है ये, तो यहाँ पे आपतित किरण और अविलंब के मध्य जो आपतन कोण है आई वो कितना होगी। तो आप बता कि सेंस में कौन तो n1 sin i इक्वल टू क्या होगा n2 sin है, माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, तो n2 sin, बट sin i कितना 0, तो sin i तो n1 sin 0
इक्वल टू क्या होगा n2 sin r। तो साइन इक्वल टू जीरो, तो जीरो बराबर n2 sin r। अब n2 तो नॉन जीरो टर्म है तो जीरो हो नहीं सकती, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, साइन r को जीरो होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाई इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साइन r इक्वल टू जीरो और साइन इक्वल टू r इक्वल टू क्या होगा, तो r इक्वल टू जीरो को इसको लोग क्या है, जो ये प्रकाश की किरण है इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकाश की किरण को सीधा ही बदलना पड़ेगा, तभी तो ये क्या होगी, तो मुड़ देंगे। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ पे क्या पड़ती है, लंबवत पड़ती है, ठीक है। जब भी कोई प्रकाश की पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है तो वो मुड़ती नहीं है, बिना मुड़े वो सीधी पड़ती है, ये अपवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा बेटा, अगर मान लीजिए माध्यम n1 और n2 और दोनों माध्यम अलग अलग है, दोनों का अपवर्तन क्या सेम, n1 इक्वल टू क्या n2। जब n1 इक्वल टू n1 हो गया, दोनों माध्यम का अपवर्तन क्या हो गया, सेम हो गया, तो भैया स्नेल्स के नियम का पालन करने के लिए प्रकाश की किरण क्या होगी, इस तरह है। तो n1 sin i इक्वल टू क्या n2 sin i, तो n1 इक्वल टू n2 तो sin i इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin r। साइन i इक्वल टू साइन r होना चाहिए। प्रकाश की किरण को i इक्वल टू r के लिए प्रकाश की किरण को मुड़ना नहीं पड़ेगा, ये कभी सीधे हो जाएगी। ये i और r क्या होंगे, बराबर होंगे। n1 sin i इक्वल टू क्या n2 sin r, और n1 बराबर किसके, आपका n2 के, तो दिस इंप्लाइज sin i इक्वल टू क्या होना चाहिए, sin r, इसको i इक्वल टू r, और i इक्वल टू r होगा जब ये बिना मुड़े हुए सीधी चली जाए। तो दो कंडीशन है अपवर्तन नहीं होने की, क्या, यदि कोई प्रकाश में पृथककारी पृष्ठ में क्या पड़ती है बेटा, लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े हुए सीधी मिल जाती है, और दूसरा अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक एक जैसा है तो प्रकाश में मुड़ेगी नहीं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और बेटा जितना हो सके, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। थैंक यू।